स्टूडेंट्स देखो, आपने प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। स्कोर आपका क्लास में भी बहुत अच्छा 7, 6.5, 8 बैंड तक आ रहा है, लेकिन जाने अनजाने में स्टूडेंट्स कुछ ऐसी डिजास्टर्स गलतियां आपसे हो सकती हैं जिसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है। और ये गलतियां ऐसी गलतियां हैं जिसको चाहकर भी आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग इन गलतियों के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट और डिजास्टर्स गलतियों के बारे में बात करने लगा हूं। तो सबसे पहली गलती की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली गलती क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब पेपर बेस्ड एग्जाम में पेंसिल का यूज रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में बंद हो चुका है। तो आपको रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के जो आंसर्स हैं वो पेन से लिखने पड़ेंगे, ब्लैक पेन से। तो उसमें हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो तैयारी जितनी मर्जी अच्छी करिए, स्कोर नहीं आएगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आपको एग्जाम देते समय जब आप पेन यूज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक रीडिंग की ट्रांसफर शीट है। तो जो सबसे पहला रूल है जिस चीज को आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप लोगों को ओवरराइट नहीं करना है। तो स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को ना जैसे इसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या रूल है। सपोज करो रीडिंग का पहला आंसर आपको लग रहा है कि ये ट्रू आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या आदत होती है कि वो ट्रू तो लिख देते हैं, लेकिन बाद में उनको ये लग रहा होता है कि ये आंसर ट्रू नहीं है, ये आंसर फॉल्स है। तो अगर आप लोग इस ट्रू को यहां से कट कर देंगे और इसके ऊपर ही ऐसे इसको फॉल्स लिख देंगे तो ये वाला आंसर आपका गलत माना जाएगा, चाहे आपने सही भी कर दिया है। क्योंकि पेंसिल के केस में क्या होता था कि जैसे मान लो यहां पे ट्रू आंसर लिखा तो इसको हम इरेज करके इसके ऊपर फॉल्स लिख देते थे। लेकिन अगर आप लोग पेन के साथ अगर आपने ट्रू लिखा है और उसके ऊपर ही आपने इसको कट कर दिया और कट करने के बाद इसके ऊपर ही फॉल्स लिख दिया तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है कि जैसे मान लो आपने पहले आंसर ट्रू लिख दिया लेकिन बाद में आपको लग रहा था कि आंसर फॉल्स है, तो आप लोग इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद इसके आगे जाके आपने इसको जो है वो फॉल्स लिख देना है। तो ये वाला जो आंसर है बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ओवरराइट करेंगे तो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। दूसरा रूल बात करते हैं ब्लैंक्स की। जैसे सपोज करो आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे थे और आपको एक आंसर मिला मेल, तो आपने इसके स्पेलिंग लिख दिए MELE, गलती से लिख दिए। मतलब आपको पता था कि यहाँ पे ए आना है, लेकिन आपने इसको क्या किया, आपने इसको यहां से कट कर दिया और कट करके ए इसके ऊपर लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, मतलब जैसे MELE यहां पे लिखा हुआ था, इसके ऊपर चढ़ाकर वो ऐसे एरो बनाकर ए लिख देते हैं, तो इसको बीच में कट कर देते हैं। तो ये वाला आंसर भी आपका गलत माना जाएगा। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला आपको इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। अगर आपने गलती कर दी है तो आपको इसको पेन के साथ कट कर देना यहाँ पे और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग जो है उसके सामने लिख देने। तो ये वाला आंसर जो है वो आपका सही माना जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स का भला हो पाए। अब ये सेम टू सेम रूल जैसे मैंने आपको रीडिंग के बताए हैं वैसे ही सेम टू सेम रूल लिसनिंग के भी चलेंगे। जैसे लिसनिंग की ब्लैंक्स होती है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर वो भी देख सकते हैं। सेम टू सेम रूल, जैसे मान लो पार्क लिखा आपने लेकिन आपने कुछ स्पेलिंग गलत कर दी है तो आपको इसको कट करना है और इसके सामने जो है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख देने हैं। यहाँ पर तो वैसे मैंने ठीक ही लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाती है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको आंसर्स ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना है ये सारी चीजों का, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आप आंसर ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करते समय आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। बात थोड़ी सी राइटिंग की कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, जैसे ये किसी स्टूडेंट ने राइटिंग लिखी है जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो जैसे सपोज करिए आपने ये पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखा है, इसमें आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, वैसे ये पैराग्राफ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सपोज करो जैसे मान लो ये वाला पार्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी है, तो सेम टू सेम आपको इसको ओवरराइट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको रीडिंग और लिसनिंग के रूल्स में बताया कि आपको इसको कट करके इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपली इसको ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे कट किया है इसको कट कर देना है। एक दो लाइंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको कट कर देना है और उसके बाद यहाँ से जो नई चीज आपको करेक्ट लग रही है वो आपने आगे लिख देनी है। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होता है कि उसने पूरा सेंटेंस लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसको ये लग रहा है कि उसका सिर्फ इतना पार्ट जो है वो गलत है
और बाकी का सेंटेंस सही है, तो आपको इस सिचुएशन में भी सेम टू सेम वही चीज करनी है। आपको सारा सेंटेंस जो है वो कट करना पड़ेगा, सारे का सारा सेंटेंस कट करके दोबारा से सारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को करना पड़ेगा। टाइम की भी बहुत ज्यादा आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इतना ज्यादा हम अगर कट कर करके दोबारा लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट होगा। और पेंसिल वाले में आपके पास एक और भी एडवांटेज होता था, कई बार हमारा पूरे का पूरा पैराग्राफ ही गलत हो जाता था, तो हम उसको इरेज कर देते थे, इरेज करके उसको दोबारा से सारा लिख देते थे। वो चीज अब नहीं चलेगी। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि जब आप लोग ऐसे या फिर टास्क 1 जो लेटर आती है या फिर आपको ग्राफ आता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। प्लान करके फिर आप लोगों को अच्छे से पॉइंट्स बना के यही मेरे परफेक्ट पॉइंट हैं, इन्हीं को मुझे एलैबोरेट करना है, या फिर यही मेरे ग्राफ की जो है बाइफरकेशन है उसकी प्लानिंग है, तो उसको आपको फाइनली जो है वो अपनी राइटिंग शीट के ऊपर लिखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो गया है, तो सबसे आसान काम तो यही है कि आप लोगों को CDLs की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। CDLs में आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करके उसको रेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें भाई आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में ये रूल चलने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट, वो ये गलती है कि हम लोग रियल एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादातर कैम्ब्रिज को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज में और रियल एग्जाम क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, खास तौर पर अगर मैं रीडिंग एग्जाम की बात करूं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के साथ और पैटर्न के साथ जो रियल एग्जाम में आते हैं उसके साथ फेमिलियर नहीं होते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में लेने के लिए और अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बहन फ्रेंड्स रिश्तेदारों का भी भला हो पाए। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 14 से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पहला टेस्ट है और यहाँ पर ये फर्स्ट पैसेज है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसके क्वेश्चंस को देखिए, ये जो पहले 8 क्वेश्चन है ये आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही होंगी, और उसके बाद देखिए ये आपको 4-5 जो हैं वो आपको ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, पैसेज है, इसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन हैं, और नीचे जो आपको 19-20 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं ये थोड़े मैचिंग वाले हैं, और उसके साथ ये समरी है। समरी भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। थर्ड पैसेज जो है एज यूजुअल थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। इसके जो क्वेश्चन टाइप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे येस नो नॉट गिवन है और उसके साथ एक समरी है, लेकिन ये समरी इजी वाली है। लेकिन वहां पर अगर हम रियल एग्जाम पैसेजेस की बात करें, ये देखिए बेबी मेहमत वाला पैसेज, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ये अक्टूबर मंथ में आपको एग्जाम में आया था 2023 में। अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 प्रकार के हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये पहला पैराग्राफ है और यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन है। एक ये है क्वेश्चन टाइप, दूसरी ये वाली क्वेश्चन टाइप है जिसमें यहाँ पर ये राइटर वगैरह आपको मैच करने हैं, और तीसरी आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही है समरी के रूप में। तो रियल एग्जाम जो पैसेज है आपके सामने है, ये पहला पैसेज है। पहले पैसेज में ही आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही अगर आप कैम्ब्रिज को देखेंगे, कैम्ब्रिज को यहाँ पर देखिए, जो पहला पैसेज है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 to 8 जो है वो आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रही, ये एक टाइप हो गई, और ये यहाँ पर दूसरी टाइप है जिसमें आपको 9 to 13 जो है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिखाई दे रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैम्ब्रिज, नो डाउट कि कैम्ब्रिज वाला जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन 1-2 एग्जाम ऐसे भी होते हैं मंथ में जिसमें ये रिपीट नहीं होता है, जिसमें वो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रियल एग्जाम पैसेजेस जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो पास्ट एग्जाम्स होते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको क्वेश्चन का स्टाइल पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। रीडिंग एग्जाम में आपको रीडिंग पैटर्न को लेकर भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। देखो स्टूडेंट, 2 प्रकार के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड पैटर्न की। अब ये स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है, जिसमें आपका जो पहला पैसेज होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है, दूसरा पैसेज मॉडरेट होता है और तीसरा पैसेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। अगर एक मंथ में 5 एग्जाम हो रहे हैं ना, तो 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बारी ऐसे ही पैटर्न में आपको एग्जाम आए। कई बारी एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो पैटर्न को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। मतलब जो फर्स्ट पैसेज होता है उसको मॉडरेट कर देंगे, सेकंड
सेकंड वाले को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर देंगे और लास्ट वाले को इजी कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपका पड़ता है कि आपका जो ज्यादा टाइम होता है वो पहले 2 पैसेजेस में ही निकल जाता है। तक आप तीसरे पैसेज पे पहुंचते हैं, आपके पास टाइम इतना होता ही नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाए, हालांकि वो पैसे काफी ज्यादा इजी होता है। एक्चुअल में ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं था, ना ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया कि ये वाला जो पैटर्न था, सेकंड और थर्ड पैसेज वाला जो पैटर्न था, उसको फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और जो फर्स्ट पैसेज जो कि काफी ज्यादा इजी होता है उसको उसने थर्ड पैसेज पे रख दिया। लेकिन आप लोग अपना माइंड इस प्रकार से प्रिपेयर करके गए थे कि आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड पैटर्न ही आएगा, तो स्टैंडर्ड पैटर्न की तैयारी करके गए थे, लेकिन एग्जाम में जाके आपको ट्रिकी पैटर्न आ गया तो आप लोग फंस सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट वाले तो बिल्कुल भी आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीजें हम अपने क्रैश कोर्स में कवर कर देते हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम बुक किया है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, क्रैश कोर्स लेने के आपको 2 फायदे होते हैं। प्रेडिक्शन मटेरियल तो आपको साथ में फ्री मिल ही जाता है, अगर तो प्रेडिक्शन में से रिपीट हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो क्रैश कोर्स में जो ट्रेनिंग आपको वीडियोस मिलेंगी वो आपको पूरा सपोर्ट करती है। अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे बाय कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपसे गलती हो सकती है वो है स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट के अंडर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आपके पास जितने भी दिन बचे हैं आप अपनी प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट में ही करें। कोशिश करें आपकी रीडिंग 58 मिनट में खत्म हो जाए और उस 58 मिनट के अंदर ही आपको अपने आंसर भी साथ में ट्रांसफर करने हैं। ये वाली गलती भी हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पे करते रहते हैं, रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन हम आंसर ट्रांसफर नहीं करते और हमें लग रहा होता है कि हम 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वहां पे टाइम की घड़ियां बहुत ज्यादा तेज भागती हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो रीडिंग का एग्जाम है वो 10 मिनट में ही खत्म हो गया था। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस अपनी टाइम मैनेजमेंट में करना स्टार्ट कर दें। इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना होता है, कैसे मैनेज करना है, तो सब कुछ हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया हुआ है। बाकी मैंने राइटिंग का भी आपको बता दिया, रूल्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।